वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली और माउंटबेटन योजना, बेबेल योजना हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, कौन वायसराय थे, तो इन सभी के बारे में हम लोग देखें, जहां से प्रश्न निश्चित तौर पे आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और फिर गवर्नर जनरल। तो एक एक चीज हम लोग बारीकी से देखेंगे और उसके बाद देखेंगे जितने सारे अधिनियम हैं और उसके बाद सुधारवादी आंदोलन को देखेंगे और 1857 का स्वतंत्रता का संग्राम। तो चलिए गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में देखें। 2 बार गवर्नर जनरल के बारे में परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहला अगर पूछा जाए कि सबसे पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक था और भारत में वह 2 बार गवर्नर बना। एक बार 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक और दूसरी बार 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक। तो 2 कार्यकाल रहा रॉबर्ट क्लाइव का, एक 1757 से 1760 ईस्वी तक और दूसरी बार वह 1765 से 1767 ईस्वी तक। तो पूछा जाएगा कि यह जो रॉबर्ट क्लाइव था वह बंगाल का पहला गवर्नर था। याद रखेंगे, गवर्नर कहाँ का? बंगाल का। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद इसने द्वैध शासन की शुरुआत की। कब? 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक यह बंगाल का पहला गवर्नर था। इसने द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन अर्थात ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है हम लोग समझ लें। तो ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब होता है दोहरी शासन, अर्थात जो प्रशासनिक माहौल था, प्रशासनिक माहौल किसके जिम्मे छोड़ दिया? तो नवाबों के जिम्मे। जबकि जितनी सारे टैक्स वसूलने का काम था, उसके बाद सैनिक सुरक्षा का सामान था, विदेश मामले थे, तो ये सभी अपने अधीन रखा। लेकिन जितने सारे शासन व्यवस्था का जिम्मा था वह नवाबों के दे दिया। अर्थात एक तो वह शासन नवाबों पे करता था और नवाब भारतीयों पे शासन करते थे। तो इसे ही कहा जाता है दोहरी शासन। तो याद रखेंगे। तो हम लोग इसे देख भी लें कि दोहरी शासन है क्या। तो द्वैध शासन या दोहरी शासन नोट कर लें। द्वैध शासन, द्वैध शासन क्या था कि भू राजस्व की वसूली, भू राजस्व की वसूली, उसके बाद सैनिक संरक्षण, सैनिक संरक्षण, विदेश मामले, विदेश मामले, ये सभी अंग्रेजों के जिम्मे था। जबकि प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था का भार
प्रशासनिक व्यवस्था का जिम्मा किसके हाथ में था? नवाबों के हाथ में था। अर्थात भारत के द्वारा भारतीयों पर वह शासन करवाता था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। याद रखेंगे, नवाबों के हाथों में था। तो इसे ही कहा जाता है द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में, तो पूछा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव। कब? 1765 ईस्वी में। इसके अंतर्गत भू राजस्व की वसूली, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले, ये सभी अंग्रेजों के जिम्मे था, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था का काम नवाबों के हाथे में था। अर्थात शासन करते थे नवाब, लेकिन टैक्स वसूली कौन करता था? तो अंग्रेज करते थे। जबकि जो फॉरेन मामला था, व्यापार का मामला और भी सारे कई मामले जिनसे लाभ होता था, वो सब अंग्रेज अपने आप में रखे थे। और नवाब के ऊपर भी ये शिकंजा कसे थे और नवाब भारतीयों पर अपना शिकंजा कसे थे। तो इस प्रकार यह दोहरी शासन करते थे। बंगाल में मोहम्मद रजा खां तथा बिहार में राजा सिताब राय नामक इसने 2 उप दीवान नियुक्त किए। तो याद रखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल में मोहम्मद रजा खां, जबकि बिहार में राजा सिताब राय। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखेंगे भी। तो ये तो था रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद जो अगला बनता है उसका नाम था हॉलवेल। इसके बाद कौन बनता है? 1760 ईस्वी में। याद रखेंगे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चला गया? तो इंग्लैंड चला गया। चाहे तो नोट कर सकते हैं कि 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला गया। इसके बाद जो कार्यकारी बनता है उसका नाम था हॉलवेल। और उसके कुछ ही दिनों के बाद हेनरी वेंसीटाट अगले 5 वर्षों के लिए कार्यवाहक बनता है। अर्थात ये एक तौर पे रॉबर्ट क्लाइव की क्षतिपूर्ति करता है। याद रखेंगे। तो 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला गया और उसके बाद हॉलवेल क्या बना? तो कार्यकारी बना, कार्यकारी गवर्नर बना। कहाँ का? बंगाल का। कार्यकारी गवर्नर बना बंगाल का। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कार्यकारी गवर्नर के रूप में कौन बन गया? तो हेनरी वेंसीटाट। याद रखेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद कार्यकारी गवर्नर कौन बन गया? तो हेनरी वेंसीटाट बना। हेनरी वेंसीटाट। तो 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला गया और इसके बाद यहाँ के गवर्नर का पद खाली हो गया। जैसे ही गवर्नर का पद खाली हो गया तो आनन फानन में हॉलवेल को कार्यकारी गवर्नर बना दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हॉलवेल को हटा के बंगाल के कार्यकारी गवर्नर के पद पर हेनरी वेंसीटाट को बैठा दिया गया। तो इसे भी गवर्नर के रूप में गिना जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद अगला गवर्नर कौन बना? हेनरी वेंसीटाट। यह कब तक रहा? तो 1760 से 1765 ईस्वी तक। इसके बाद हेनरी बेंसर्ट। याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो गवर्नर बनता है वह बनता है बेरलास्ट, हैरी बेरलास्ट। याद रखेंगे, हैरी बेरलास्ट 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में। लेकिन 1760 के बाद
1765 ईस्वी में जब हेनरी बेंसीटाट 1765 ईस्वी में फिर वापस आता है रॉबर्ट क्लाइव। कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव। और 2 बरस तक 1765 से 1767 ईस्वी तक वह फिर गवर्नर रहता है। लेकिन उसके बाद 1767 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव की क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। तो 1767 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हैरी बेरलस्ट जो होता है वह अगला गवर्नर बनता है बंगाल का, जो 1767 से 1769 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद जॉन कार्टियर याद रखेंगे, जॉन कार्टियर या जॉन कार्टर भी से कहा जाता है। तो जॉन कार्टियर बनता है 1769 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक, 3 बरस यह गवर्नर रहता है। इसके बाद तो ये सभी जो इतने सारे गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव के बाद, ये उतने काम के नहीं थे। इसके बाद जो गवर्नर बनता है जिसका नाम था वारेन हेस्टिंगस 1772 से 1785 ईस्वी तक। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो वारेन हेस्टिंगस 1772 से 1785 ईस्वी। वारेन हेस्टिंग इसने द्वैध शासन की समाप्ति कर दी। कब? 1772 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और इस द्वैध शासन की समाप्ति किसने की? तो वारेन हेस्टिंग ने। याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग ने। इसके बाद वारेन हेस्टिंग ने जो सरकारी कोषागार था वह मुर्शिदाबाद से उठाकर कहां ले आया? तो कोलकाता ले आया। वारेन हेस्टिंग सरकारी कोषागार को मुर्शिदाबाद से उठा करके कलकत्ता ले आया। दीवानी एवं फौजदारी अदालतों की स्थापना की 1772 ईस्वी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंगस ने दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की। याद रखेंगे। इसी के समय 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया। हम लोग सभी अधिनियम को देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, भारत शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833, 1913, सभी अधिनियम को हम लोग देखेंगे। तो 1773 ईस्वी में इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब गवर्नर का पद समाप्त हो गया। जो कि बंगाल में गवर्नर का पद होता था, अब यह समाप्त हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर पद था वह समाप्त हो गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और अब जो बंगाल का गवर्नर था वह क्या कहा जाने लगा? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद शुरू हो गया। याद रखेंगे। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के बाद बंगाल का गवर्नर का पद समाप्त हो गया और बंगाल का गवर्नर जनरल का पद शुरू हो गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंगस। काफी इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि वारेन हेस्टिंगस के समय ही यह गवर्नर का पद समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल का पद आ गया। तो अभी तक तो गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो जाहिर सी बात है वारेन हेस्टिंगस ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन रहेगा? वारेन हेस्टिंगस। इस वारेन हेस्टिंगस ने 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वारेन हेस्टिंगस ने 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ईस्वी तक हुआ था और इसमें सालाबाई की संधि हुई थी। कौन सी संधि? तो सालाबाई की संधि हुई थी। किसके समय हुआ? तो इसी वारेन हेस्टिंगस के समय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक, जिसमें सालाबाई की संधि हुई। इसी के समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जो 1780 से 1789
1784 ईस्वी के बीच हुआ और इसमें मंगलूर की संधि हुई। कौन सी संधि? तो मंगलूर की संधि हुई। मुस्लिमों के शिक्षा हेतु कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स ने एक मदरसा की स्थापना की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिमों के शिक्षा के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। इसके बाद बम्बई का जो गवर्नर था, जिसका नाम था जोनाथन डंकन, उसने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसी वारेन हेस्टिंग्स के समय जो जोनाथन डंकन ने क्या किया? जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। याद रखेंगे, विलियम जोन्स कौन था? तो एक न्यायाधीश था, अंग्रेजों का एक न्यायाधीश था जो 15 सितंबर 1783 ईस्वी को भारत आया था। तो 15 सितंबर 1783 ईस्वी को विलियम जोन्स भारत आया था, जो कि एक न्यायाधीश था, जज था। तो उसने बंगाल में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कब? 1784 ईस्वी में, इसी वारेन हेस्टिंग्स के समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि यह जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स, जो कि एक न्यायाधीश था और 15 सितंबर 1783 ईस्वी को वह भारत आया और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की? तो 1784 ईस्वी में। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जो कि आयरलैंड का निवासी था, इसी वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रकाशित किया गया। जब हम लोग पत्र पत्रिका और समाचार पत्र के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे कि पहला जो हमारा अखबार था वह द बंगाल गजट था, अंग्रेजी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा क्या किया गया? तो प्रकाशित किया गया था। और भारत का पूछा जाएगा तो उसका नाम था बंगाल गजट। यह जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की था वह आयरलैंड का निवासी था। इस वारेन हेस्टिंग्स ने भागवत गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम बिलिंकस को आश्रय प्रदान किया था। तो भागवत गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम बिलिंकस को इसने वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? तो अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया था। याद रखेंगे, अपने यहाँ क्या दिया था? तो आश्रय प्रदान किया था। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। तो इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट क्या हो गया? तो 1784 ईस्वी में पारित हुआ। हम लोग इस पिट्स इंडिया एक्ट को भी देखेंगे। तो 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध किया किसने? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। और 1785 ईस्वी में एडमंड बुर्के ने इस पर महाभियोग चलाया, लेकिन 1795 ईस्वी में यह वारेन हेस्टिंग्स बरी हो गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट का इसने विरोध किया, लेकिन इसके विरोध के कारण 1785 ईस्वी में एडमंड बुर्के ने महाभियोग चला दिया। किस पर? तो इस वारेन हेस्टिंग्स पर। और 1795 ईस्वी में यह वारेन हेस्टिंग्स बरी हो गया। अब देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। याद रखेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स विभाग, टैक्स या कर विभाग की स्थापना हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। अब देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें कि जो वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में 1750 ईस्वी में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क या कर्मचारी के रूप में क्लर्क या कर्मचारी के रूप में कलकत्ता में अपनी सेवाएं देने आया था। कलकत्ता में अपनी सेवाएं देने आया था। लेकिन अपनी मेहनत, लगन और कार्यकुशलता के बल पर पहले कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। पहले कासिम बाजार का अध्यक्ष बना। और फिर बंगाल का गवर्नर और अंततोगत्वा बंगाल का गवर्नर जनरल बना। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। तो 1750 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क के रूप में भारत आया था। क्लर्क के रूप में या कर्मचारी के रूप में कलकत्ता में अपनी सेवाएं देने आया था। लेकिन अपनी कार्यकुशलता, मेहनत और लगन के बल पर उसने सबसे पहले कासिम बाजार के अध्यक्ष के रूप में अपना पद पाया और उसके बाद फिर वह बंगाल का गवर्नर बना। लेकिन 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस प्रकार अंत में वह क्या बन गया, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। याद रखेंगे कि कौन, यह भी पूछा गया है कि कौन जो है भारत में क्लर्क के रूप में आया और भारत का गवर्नर बन गया, तो उसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर ही नहीं, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी बना। याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को दी जाने वाली मुगल सम्राट को दी जाने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को फिजूल खर्ची मानते हुए समाप्त करवा दिया। तो वारेन हेस्टिंग्स के पहले
मुगल सम्राट को क्या किया जाता था, तो वार्षिक पेंशन दिया जाता था 26 लाख रुपए। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को दी जाने वाली 26 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन थी उसे फिजूल खर्ची माना और उसके बाद इसने उस पेंशन को समाप्त कर दिया। याद रखेंगे। तो पूछा जाता है कि यह जो 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन है, अर्थात पेंशन की जो प्रथा बंद की किसने की, जो मुगल सम्राट को दी जाती थी नजराना के तौर पर, तो इसने वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त कर दिया। इसी के समय वारेन हेस्टिंग्स के समय वारेन हेस्टिंग्स के समय 1776 ईस्वी में 1776 ईस्वी में कोड, संस्कृत में कोड ऑफ लॉज, याद रखेंगे, संस्कृत भाषा में कोड ऑफ लॉज, कोड ऑफ लॉज और 1781 ईस्वी में, और 1781 ईस्वी में विलियम जोन्स और कोलब्रुक की एक और लॉ जैसे विषय की पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। विलियम जोन्स एवं कोलब्रुक, याद रखेंगे, कोलब्रुक। तो विलियम जोन्स एवं कोलब्रुक की कौन सी पुस्तक, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या हुई, तो प्रकाशित हुई। जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई। अब एक चीज याद रखेंगे कि यह जो संस्कृत में कोड ऑफ लॉज, हमने क्या बताया कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो जोनाथन डंकन ने। तो उसी जोनाथन डंकन ने संस्कृत में कोड ऑफ लॉज और 1781 ईस्वी में विलियम जोन्स एवं कोलब्रुक की डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई। याद रखेंगे, जोनाथन डंकन। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय ही 1776 ईस्वी में संस्कृत में कोड ऑफ लॉज जोनाथन डंकन के द्वारा, जबकि 1781 ईस्वी में विलियम जोन्स एवं कोलब्रुक के द्वारा लिखित डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखेंगे कि जो 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो वह जो सुप्रीम कोर्ट केवल बंगाल का ही केस देखता था, अर्थात उसका जो अधिकार क्षेत्र था वह बंगाल तक ही सीमित था। तो इसे नोट भी कर लेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई,
तो उसका जो अधिकार क्षेत्र था, तो उसका अधिकार क्षेत्र बंगाल तक ही सीमित था। कहां तक था? तो बंगाल तक ही सीमित था, अर्थात बंगाल से बाहर का केस वह नहीं देखता था। याद रखेंगे, बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था, बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों में सहमति हो, जब दोनों पक्षों में सहमति हो। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उसका जो न्यायिक अधिकार क्षेत्र था वह केवल बंगाल तक ही सीमित था। बंगाल के बाहर का जो मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों में सहमति होती थी। अगर सहमति नहीं होती थी तो वह केस नहीं सुना जाता था। याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। एक बात और याद रखेंगे कि एक बंगाली ब्राह्मण था। क्या नाम था उसका? तो उस बंगाली ब्राह्मण का नाम था नंद कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बंगाली ब्राह्मण जिसका नाम था नंद कुमार, एक बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार 1775 ईस्वी में 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स पर मीर जाफर की विधवा, मीर जाफर की विधवा कौन थी? तो मुन्नी बेगम। याद रखेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है, मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए अर्थात 3.5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया था। घूस लेने का आरोप लगाया था। तो एक बंगाली ब्राह्मण था जिसका नाम था नंद कुमार। तो उस नंद कुमार ने 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स पर मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए अर्थात 3.5 लाख रुपए घूस लेने का क्या किया था? तो उस पर आरोप लगा दिया था। याद रखेंगे, 3.5 लाख रुपए का आरोप लगाया था। लेकिन जब नंद कुमार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो वारेन हेस्टिंग्स ने उस पर झूठा आरोप लगाते हुए फांसी की सजा देने का ऐलान कर दिया। लेकिन जब नंद कुमार का आरोप झूठा साबित हुआ तो वारेन हेस्टिंग्स ने उसे फांसी की सजा दिला दी। क्या दिला दी?
उसे फांसी की सजा दिला दी। तो याद रखेंगे कि एक बंगाली ब्राह्मण था नंद कुमार, तो उसने 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि वारेन हेस्टिंग्स ने मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए घूस लिया है। तो इस प्रकार उसने घूस लेने का आरोप लगाया। लेकिन यह आरोप नंद कुमार का जो आरोप था, वारेन हेस्टिंग्स ने उसे झूठा साबित कर दिया, और झूठा साबित करने के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने उस बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार को फांसी की सजा दिला दी। याद रखेंगे, फांसी की सजा दिला दी। उस समय बनारस के राजा कौन थे? तो चैत सिंह। उस समय बनारस के राजा थे चैत सिंह। याद रखेंगे, उस समय बनारस के राजा थे चैत सिंह। बनारस के राजा चैत सिंह इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। बनारस के राजा चैत सिंह। बनारस के राजा चैत सिंह के स्थान पर, तो उस समय बनारस के राजा कौन थे? चैत सिंह थे। तो वारेन हेस्टिंग्स ने चैत सिंह के स्थान पर किसे नवाब बना दिया? तो इनके भतीजे को बनारस का नवाब बना दिया। इनके भतीजे को बनारस का नवाब बना दिया। तो उस समय बनारस के राजा थे चैत सिंह। तो चैत सिंह को बनारस का राजा बनना था, लेकिन इस वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि चैत सिंह को राजा ना बनाकर उनके भतीजे को क्या बना दिया? तो राजा बना दिया। और उसके बाद साथ ही साथ अवध के खजाने की लूट, अवध में इन पर आरोप लग गया था खजाने की लूटने का। तो इसी कारण यह काफी क्या हुआ, तो इस पर बदनामी का एक तरह से दाग लग गया था। और इसी दाग को मिटाने के लिए एडमंड बुर्के ने इस पर क्या किया? तो मुकदमा दायर किया था। लेकिन जब इन पर आरोप झूठा साबित हुआ, तो फिर 1895 में ये क्या हो गए? तो बरी हो गए। याद रखेंगे, नवाब बना दिया। और अवध में खजाने की लूट, अवध के खजाने की लूट ने वारेन हेस्टिंग्स को क्या किया? बदनामी का दाग लगा दिया। बदनामी का दाग लगा दिया। तो उस समय बनारस के राजा थे चैत सिंह, लेकिन चैत सिंह के स्थान पर वारेन हेस्टिंग्स ने उनके भतीजे पर को क्या बना दिया? तो बनारस का नवाब बना दिया। और अवध के खजाने की इन पर लूट का आरोप लग गया। तो इसी बदनामी के दाग को इन्होंने क्या किया? सहन नहीं कर पाए, और इस पर मुकदमा भी लगा दिया एडमंड बुर्के ने। याद रखेंगे, किस पर? वारेन हेस्टिंग्स पर। देखिए कि जो गवर्नर जनरल का पद था, जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित कर दिया। तो याद रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल
बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकाल बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना कर दिया गया? 5 वर्ष निर्धारित कर दिया। याद रखेंगे 5 वर्ष। निर्धारित कर दिया गया। कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित कर दिया गया? तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया। और मद्रास और जो बंबई था, मद्रास और बंबई को किसके अधीन कर दिया गया? तो गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तथा बंबई और मद्रास को पहले उस समय मुंबई को बंबई कहा जाता था और चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकाल, चूंकि एक तो गवर्नर का पद चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया और उस गवर्नर जनरल के पद को 5 वर्ष तक निर्धारित किया कि एक बार जो गवर्नर जनरल बनेगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा। और बंबई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा गया है कि बंबई और मद्रास को गवर्नर जनरल के अधीन, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग्स के बाद अगला जो गवर्नर जनरल बनता है वह सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन जो अस्थायी गवर्नर जनरल बनता है 1785 से 1786 ईस्वी तक। तो 1785 से 1786 ईस्वी तक कौन गवर्नर जनरल बनता है? तो इसका नाम था जॉन मैकफर्सन। यह अस्थायी गवर्नर जनरल बना। अब यह गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? क्योंकि 1785 ईस्वी में अपना मुकदमा लड़ने कहाँ चला गया था वारेन हेस्टिंग्स? तो इंग्लैंड चला गया था। 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड चला गया था। तो इसी के बाद अस्थायी गवर्नर बनाया गया कौन? सर जॉन मैकफर्सन को। इंग्लैंड चला गया था वारेन हेस्टिंग्स, अपना मुकदमा लड़ने के लिए चला गया था। तो 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड चला गया था। तो उसकी जगह 1785 से 1786 ईस्वी तक अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में सर जॉन मैकफर्सन क्या रहा? तो अस्थायी गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद अगला बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी में। तो सर जॉन मैकफर्सन के बाद अगला जो गवर्नर जनरल बनता है वह बहुत महत्वपूर्ण, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे फादर जो 1786 से 1793 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा। 1786 से 1793 ईस्वी। इसे फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। कई सारे इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा काम किए लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किए थे गवर्नर जनरल के रूप में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है।
सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखेंगे कि सिविल सेवा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 1863 ईस्वी में पास किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे। सभी जिलों में कलेक्टर और दारोगा की शुरुआत की। इसके लिए सभी जिलों में थाने भी खुलवाए। तो याद रखेंगे कि वारेन यह जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, पुलिस विभाग को अर्थात प्रशासनिक विभाग की मजबूती के लिए सभी जिलों में कलेक्टर और दारोगा की शुरुआत की, और इस दारोगा की शुरुआत करने के लिए सभी जिलों में थाने भी खुलवा दिए। याद रखेंगे, और इसे चलाने के लिए सभी जिलों को कलेक्टर के अधीन कर दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन? वारेन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 3 बंगाल में और 1 बिहार में भ्रमणकारी अदालतों की स्थापना की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में 3 और बिहार में 1 भ्रमणकारी अदालतों की स्थापना की। अब ये भ्रमणकारी अदालत क्या है? तो भ्रमणकारी अदालत का मतलब होता है यह घूम घूम कर लोगों की समस्याओं का निपटारा करता था। तो बंगाल में 3 और बिहार में 1 भ्रमणकारी अदालतों की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त और कार्नवाली कोड की शुरुआत की। कब? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की। याद रखेंगे, हम लोग अस्थाई बंदोबस्त के बारे में देखेंगे, जिसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त और लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत की किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। इसे नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है, अर्थात सिविल सर्विस, फादर ऑफ सिविल सर्विस या नागरिक सेवा का जन्मदाता। अभी हमने बताया निजी व्यापार और उपहार पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। तो जिस प्रकार निजी व्यापार और उपहार दिया जाता था, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस पर सभी तरह से बैन लगा दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। याद रखेंगे, तो निजी व्यापार और यह जो उपहार देने की परंपरा थी, इस पर बैन किसने लगा दिया? तो इस पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। टीपू सुल्तान के साथ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में किसके साथ हुआ? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब? 1790 से 1792 ईस्वी में। और इसके बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। कब? श्रीरंगपट्टम की संधि हुई जुलाई 1805 ईस्वी में। जुलाई 1805 ईस्वी से अक्टूबर 1805 ईस्वी तक इसका भारत में दूसरा कार्यकाल रहा, महज 3 से 4 महीनों तक। तो जुलाई 1805 ईस्वी से अक्टूबर 1805 ईस्वी तक इसका भारत में दूसरा कार्यकाल रहा। लेकिन अक्टूबर 1805 ईस्वी में गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सबसे पहले पूछा जाता है कि फादर ऑफ सिविल सर्विस या नागरिक का सेवा का जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सभी जिलों में कलेक्टर और थाने की शुरुआत, अर्थात जो सभी जिलों को कलेक्टर के अधीन किया और भारत के सभी जिलों में थाने की शुरुआत की, और उस प्रत्येक थाने में प्रशासन को चलाने के लिए दारोगा की व्यवस्था की किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बिहार में 1 और बंगाल में 3 भ्रमणकाली अदालतों की स्थापना की। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कई बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। साथ ही साथ इसने एक कॉर्नवालिस कोड की भी शुरुआत की 1793 ईस्वी में। याद रखेंगे। और इसी के समय टीपू सुल्तान के साथ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ, और इसके बाद श्रीरंगपट्टम की संधि भी हुई। जुलाई 1805 ईस्वी से अक्टूबर 1805 ईस्वी तक इसका दूसरा कार्यकाल रहा, और अक्टूबर 1805 ईस्वी में इस लॉर्ड कॉर्नवालिस की उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मृत्यु हो गई। याद रखेंगे। इसके बाद अब हम लोग
लॉर्ड कॉर्नवालिस के कुछ और काम को देखते हैं।